Art and culture is a very important section of our preparation. Here in the competitive world, 2 marks are very crucial for selection. And for UPSC, this is very important as we get 7 to 8 questions for every year from this section. And from when I started my preparation, I go through many resources, but for this section, from my point of view, I will refer Tamil Nadu Board 11th NCERT for best creation and read and this book also cover your ancient and medieval history portions. We need not study this separately. After completing this book, one can directly go for the standard book Art and Culture by Nitin Singhania sir, and you can also go through the Fine Arts 11th NCERT. You can download it as PDF or can purchase also. In this series, we will complete Tamil Nadu Board 11th NCERT. Then we'll solve previous year's questions and some sample questions also. After that, go for the Art and Culture by Nitin Singhania sir. I will provide a list about what to read or not chapter by chapter, and then go for the analysis chapter wise with questions also. So let's get started. Hello friends, I am Swati. Welcome you all to Aspiration for Learning. Today we will try to cover second chapter of this book because first chapter about the India geographical features and their impact on history, and this is not so important from our exams point of view, so we can directly go for second chapter. If you want, you can read once first chapter before starting the second chapter, but I will directly go for the second chapter. Let's see. Second chapter is about prehistoric India and the Harappan culture. I will try to be bilingual because I can't speak in Hindi properly, but I will try. Okay. देखिए, this book is too good because for starting the chapter you can सी हियर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स करके आप क्या क्या सीखने वाले हो उसके लिए कुछ पोर्शंस वो बताया देते हैं कि हाँ इसमें क्या सीखने वाले हैं. देखिए फर्स्ट चैप्टर में ये क्या बोल रहे हैं, हम क्या सीखने वाले हैं. स्टूडेंट विल एक्वायर नॉलेज अबाउट नंबर 1 द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, नंबर 2 द हिमालयन माउंटेन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, नंबर 3 द गांगेटिक प्लेन्स एंड देयर रोल इन इंडियन हिस्ट्री, नंबर 6 द Southern Peninsula and its effect on South Indian history, and fifth one is India's unity in diversity. ये जो फोर्थ था ना, इसमें साउथ इंडियन पेनिनसुला एंड इट्स इफेक्ट इन साउथ इंडियन हिस्ट्री. हमारे लिए यूपीएससी में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकता है और एग्ज़ाम के लिए होल इंडिया का हिस्ट्री और ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट होता है, ना कि पर्टिकुलरली साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया या नॉर्थ इंडिया ऐसे करके कुछ. तो ये बस आप एक जानकारी के तौर से एक बार रीड आउट कर सकते हैं. जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, कुछ रिमेंबर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ना है. अगर ऐसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड चैप्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चलिए डायरेक्टली हम चले जाते हैं सेकेंड चैप्टर में. देखिए जो आपने सीखा लर्निंग आउटकम, मतलब पूरे चैप्टर के लास्ट में ये जो है लर्निंग आउटकम करके दिया हुआ है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, समराइजेशन है उसी चैप्टर का जो हमने अभी पढ़ा था. पहले बताते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पढ़ने के बाद एक समराइजेशन दिया हुआ है. इसी के लिए ये बुक मुझे बहुत पसंद है. और इसके बाद ना लास्ट में, मतलब ये समराइजेशन के बाद में देखिए क्वेश्चंस भी है. आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. इसके बारे में देख भी सकते हैं कि हाँ जो हम क्या पढ़े हैं, क्या याद है, उसका एक रिवीजन हो जाए. और बड़ा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मतलब ब्रॉड क्वेश्चंस 100 वर्ड्स की, 200 वर्ड्स की. ओके, तो हमारे लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन यहाँ से ज़रूरी नहीं है, मतलब
जो ब्रॉड क्वेश्चन हो हम नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि एंशिएंट एंड मीडिएवल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर एक नंबर हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करिए, मेंस के लिए तो मॉडर्न इंडिया ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए डायरेक्टली चले जाती हूँ सेकंड चैप्टर पे। पहले देख लेते हैं यहाँ से हम क्या क्या सीखने वाले हैं सेकंड चैप्टर से। तो नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर, एंड हम सीखने वाले हैं about the prehistoric period, then origin and evolution of the Harappan culture, then socio-economic condition of Harappan people, and fourth one is cultural life of Harappans, and last one is the decline of Harappan civilization. Okay, चलिए तो शुरू करते हैं। Basically ना there is no written records, no written records are there available for the prehistoric period, though some archaeological you can say some archaeological remains are found in different parts of Indian subcontinent for making for reconstruct the history of that people, like you can see here पे they includes the tools, pottery, artifacts and metal implementations used by prehistoric people. And this periods in India, prehistoric periods are divided into so many parts. That is यहाँ पर आप देखिए पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज एंड द मेटल एज। इन दिस बुक there is no subdivision of metal age, but if you go through the fine arts, that is Indian मतलब आर्ट एंड कल्चर के बारे में 11th के जो एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स करके, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये मेटल एज की कुछ डिवीजन पाएंगे, जैसे कि आयरन एज है, उसके पहले चलकोलिथिक करके एज आता है जिसमें कॉपर एंड आयरन की यूज़ हुआ था। उसके मतलब उसी टाइम में आयरन मतलब क्या बोले उसको स्टोन का भी यूज़ होता था। तो पहले जब मेटल के यूज़ होना स्टार्ट किया तभी लोग नहीं छोड़े थे स्टोन का यूज़ करना। उसके बाद आता है आयरन एज, पूरी तरीके से आयरन के ऊपर डिपेंडेंट के बाद। अब अगर वेदस में देखेंगे ना आयरन की बहुत फ्रीक्वेंटली उसके बारे में आपको जिक्र करते हुए मिलेंगे। ओके, अब देखिए ये देखिए बहुत अच्छे करके ये एक मैप दिया हुआ है प्री हिस्टोरिक इंडिया किस मतलब कहाँ था। देखिए इंदुस के पास में अब हमें दिखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, रूबार, लोथाल, यहाँ पे आपको मिलेगा शिशुपालगढ़, देन मतलब बे ऑफ बंगाल के पास अरेबियन सी, यहाँ पे आपको है मस्की, आनंदपुर, ब्राह्मगिरी, पल्लवरम एंड आदि चनल्लूर इंडियन ओशन के साइड में। तो ये सारे आपको दिखाए गए हैं प्री हिस्टोरिक इंडियन जो साइट्स थे उसके बारे में। देखिए फर्स्ट जो हम देखे थे एट फर्स्ट मतलब पहला वाला जो था ये पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़िए। तो पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन के बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पूरे भारत में इसके अलग अलग साइट्स आपको दिखने को मिलेगा। और अब देखेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट साइट्स है मतलब जितने सारे साइट्स इम्पोर्टेंट मिले हैं भारत के अलग अलग पोर्शन में, तो उसके एक लिस्ट दिया हुआ है। पहले बोल रहे हैं द सोन वैली एंड पोतवार प्लेटो ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है जिसको पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज की साइट बोला गई है। देन द शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्थ इंडिया, देन भीमबेटका इन एमपी मध्य प्रदेश, आदमगिरी हिल इन नर्मदा वैली एंड कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। देन लास्ट वन है अत्तिरामपक्कम नियर चेन्नई। तो
ये सारे साइट हो गया अगर आपको मैच करते हुए दिया गया, या फिर एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है। हमें पूरी बुक याद नहीं करनी है, लेकिन जो जो पोर्शंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है छोटे छोटे करके आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। तो मैं उससे नहीं दिखा रही हूँ आपको, डायरेक्टली बुक से दिखा रही हूँ। पता नहीं सबके हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, शायद आपको क्लियरली समझ में ना आए, तो मैंने इसलिए उससे नहीं दिखाया। फिर भी मैं लास्ट में वो अटैच कर दूँगी कि मतलब आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। मैं थोड़ा ऐसे खाली स्पेस, मतलब आपको कैसे दिखाऊँ मैं, ऐसे अगर आपको, मैं A4 पेज में बनाई हूँ, ऐसे अगर A4 पेज हुआ, मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। तो नोट्स जो है यहाँ पर लिखा है, और इसमें मतलब जो जिसके बारे में लिखा है, जैसे आपने लिख रहे हैं यहाँ पे पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, ये मैंने उसको यहाँ पे पॉइंटिंग किया और उसके बारे में इधर लिखा, ठीक है। और इस जगह मैंने खाली इसलिए छोड़ा कि कभी होता है ना करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक रिलेट हो जाता है, तो कुछ मतलब किस पोर्शन के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ओल्ड स्टोन एज के बारे में आप सोचिए, अचानक से कुछ साइट मिल गया तो उसके बारे में न्यूज़ में आ गया, तो अगर उसको आप शॉर्ट करके यहाँ पे नोट कर लेंगे ना, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा कि दोनों एक साथ में देख लिया, तो एक कॉम्बाइंड रिवीजन आपका होगा। इसलिए मैंने ऐसे छोड़ा। कोई भी अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। कोई तो डायरेक्टली ऐसे बुक जैसे होता है ना, ऐसे 2 पार्ट्स में पार्ट करके, मैंने ऐसा भी देखा लोगों को करते हुए, जो मतलब जिससे आपको कंफर्ट फील होता है। ये ऐसा नहीं है कि अब बुक छपाने वाले हो, अब तो करने ही वही वाले हो कि खुद की प्रिपरेशन पहले हो जाए, तो आपको समझ में आए, यही इम्पोर्टेंट है। उतना अच्छा हो जाए, आप किसी को प्रेजेंट नहीं करने वाले हो, तो पहली बात है खुद की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, यही इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं अटैच कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो यहाँ पे ना, इधर यहाँ पर, ये जस्ट एक बार रीड कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कैसे पत्ते वाले घर पे या फिर स्टोन की केव में रहते थे, स्टोन यूज़ करते थे, और अब देखेंगे कि एज के साथ साथ उन लोगों का जो अस्त्र शस्त्र है या फिर यूजेबल जो स्टोन वगैरह वो करते थे, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब ये जो पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज में अब देखेंगे सब कुछ रफ है और शाइनी नहीं है, मतलब पॉलिशेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा है, मतलब जो टूल्स वगैरह है वो बिग है, ह्यूज है एंड रफ है। अगर अगले एज में, नेक्स्ट एज में जाएंगे, दैट इज़ मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज, तो आप देखेंगे कि ये जो टूल्स वगैरह ये छोटे होते जा रहे और उन लोगों के लाइफ में डेवलपमेंट्स आ रहे। तो चलिए एक एक करके देखते। ये ओल्ड स्टोन एज का साल याद रखना एक बार। ये देखिए ओल्ड स्टोन एज का जो मतलब किस टाइम में हुआ था, द पीरियड बिफोर 10,000 BC is assigned to the old stone age। तो ओल्ड स्टोन एज किस टाइम पे होता है, 10,000 BC के बिफोर, वो जो टाइम है उसको माना जाता है कि ओल्ड स्टोन एज था। अब हम आते हैं जो है मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक पीरियड। इसका टाइमिंग एक बार देख लीजिए, 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक आप बोल सकते हैं राफली इस टाइम के अंदर ही मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज था। तो वही बात है जो मैंने अभी अभी कहा था कि इसके लिए ना आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो इसका टाइमिंग, दूसरी है इसका साइट, मतलब कहाँ कहाँ मिला है इसके साइट। देखिए बोल रहे हैं दिस मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था। किससे ट्रांजिशन, पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज में आने के बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम था, वही था आपका मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। तो इसका साइट कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे हमें मिले हैं। मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन लंगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो इन सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इसी जगह पर मिलता है। उसके बाद बोल रहे हैं पेंटिंग्स एंड एनक्रेविंग्स, मतलब इस टाइम में जो पेंटिंग, यही मैं बोल रही थी कि इसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी आ जाता है, एक के साथ एक रिलेटेड, मतलब
ये एंशिएंट और मिडिएवल टाइम के जो आर्ट एंड कल्चर है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आर्ट एंड कल्चर इम्पॉर्टेंट तो है और ये आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग्स वगैरह, इनक्रेविंग्स, ये सब आपको जहाँ जहाँ पर मिला है वो भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था। ये 2 चीज़ आपको पढ़ना है और सब ऐसे ही मतलब जस्ट रीड आउट एक बार गो थ्रू कर सकते, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस टाइम और कहाँ मिला है इसके साहित्य वो। देन आप आ सकते हैं नियोलिथिक पीरियड में। वही मैं बोल रही थी ना इससे पहले कि पहले की एज में जो टूल्स वगैरह मिलता था वो बड़ा होता था, रफ होता था, और उसके बाद हर एक एज में ये छोटा छोटा होते और शाइनी होते गए। देखिए, अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन नोटिस्ड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द न्यूलिथिक एज। इट्स अप्रॉक्सीमेटली डेटेड फ्रॉम 6000 BC to 4000 BC. Neolithic remains are found in various parts of India. This includes Kashmir Valley, चिरांद इन बिहार, बेलन वैली इन कहाँ पे, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा डेक्कन के सेवरल पार्ट्स में भी आपको देखा जाता है। द इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स एक्सकैवेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन कौन नियोलिथिक साइट्स मिला है हमें? एक है मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर एंड कोदिकल इन कर्नाटक। ये ना साउथ इंडियन नेम्स थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है। इधर तो मैं ईस्ट इंडिया से हूँ, मेरा बंगाली है मदर टंग, और हिंदी तो फिर भी चलिए ठीक है, लेकिन साउथ इंडियन मुझे मतलब अच्छा लगता है, लेकिन इट्स टू टफ फॉर प्रोनाउंसिएट। कोई नहीं, कोशिश तो किया जा सकता है। पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु एंड उतनार, इसको क्या बोले, उतनार, आटनार, पता नहीं, जो भी हो, उतनार इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो साइट से ये आपको याद रखनी है, और टाइमिंग तो हमने बताया 6000 BC से लेकर 4000 BC तक, ठीक है। तो इसी टाइम में ना ये जो न्यू स्टोन एज जो आया है, इस टाइम में लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस आया था। वो बहुत तेज़ी से आगे चल रहे थे इवोल्यूशन के तरफ, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था इस एज का, तो उसमें आप देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टोन टूल्स पॉलिशेबल थे इस टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी मैन्युफैक्चर होते हैं इस टाइम में। मतलब पॉटरी मैन्युफैक्चर मतलब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में जो चाका है वो जो पॉटरी के लिए यूजेबल होता है, तो उसकी मतलब उसकी इन्वेंशन हो गया था ना, नहीं तो पॉटरी कैसे होती। तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था उन लोगों के लाइफ में। इनफैक्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, सोच सकते हैं एग्रीकल्चर आ गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लीड टू द इमर्जेंस ऑफ विलेज। जाहिर सी बात है, जब वो डोमेस्टिफिकेशन करने लगे तो उन लोगों का लाइफ में विलेज की जो प्रोग्रेस है, विलेज के जो क्रिएशन है वो आ जाता है। इसमें वही आपको बोल रहे हैं कि ये लोग तो पहले पत्ते वाले घर में रहते थे, पहले स्टोन के केव में जो गुहा में रहते थे, तो उसके बाद ये मड ब्रिक से हाउस बनाना मतलब स्टार्ट किए इंस्टेड ऑफ ग्रास हट के बदले में इसमें। और ये लोग जो पहले के बिल्कुल पेलियोलिथिक एज के टाइम पे जो था ना, उन लोगों को हंटर एंड गैदरर्स कहते थे, लेकिन ये वो नहीं है। इन लोगों को तो एग्रीकल्चर आता था ना, ये एग्रीकल्चर के इवोल्यूशन कर लिए थे और उसमें प्रोग्रेस भी हो रहा था, जिसके लिए ये व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट, ये सब ये लोग कल्टीवेट करते थे। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उसमें शीप, गोट, कैटल्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और ये कैटल्स ये लोग यूज़ करते थे कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। इस एज के जो पीपल थे वो पत्ते वाली या फिर पेड़ पौधे ऐसे लेकर नहीं पहनते थे। देखिए, ये लोग क्लॉथ्स की यूज़ स्टार्ट कर दिए थे, कॉटन एंड वूलेंस की
क्लॉथ्स यूज़ करते थे। देन आता है मेटल एज। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो फाइन आर्ट्स में जाएंगे, अब देखेंगे मेटल एज को वो लोग डिवीज़न करके दिए है, वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी हो, यहाँ पे भी आपको एक झलक देखने को मिलेगा। द नियोलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय चैल्कोलिथिक, दैट इज कॉपर स्टोरेज। ये जो चैल्कोलिथिक बोल रहे हैं ना, ये मेटल एज के अंदर आता है। मेटल एज के पहली, बिल्कुल फास्ट के अर्लियर मेटल एज बोल सकते हैं आप इसको। इसमें कॉपर एंड ब्रोंज आते हैं, एंड उसके बाद आते हैं आयरन एज। आयरन एज के बारे में आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या बोलते हैं, वेदस में, इसके बारे में, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, बट द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स आर नॉट गिविंग अप। तो इसका भी यूज़ होता था उस टाइम में, इतना और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं जनरली जो चैल्कोलिथिक कल्चर है ये ना रिवर वैली के साइड में होता था, ज़्यादातर रिवर वैली के साइड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि साउथ इंडियन रिवर्स वैली, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार एंड कावेरी जो रिवर है उसके पास में आप देखेंगे। और देन ये जो टाइमिंग था ये एंड होता है। देयर इज evidence of copper and bronze artifacts by end of 2nd millennium BC. ओके, चलिए उसके बाद आता है चैल्कोलिथिक पीरियड को फॉलो करता है आयरन एज, जिस आयरन एज के बारे में हमें वेदस में देखने को मिलता है। यहाँ पे बोल रहे हैं इस टाइम में ना मेगालिथिक साइट्स आपको देखने को मिलेगा। मेगालिथिक्स मतलब लार्ज स्टोन। मेगालिथ इस वर्ड का मीनिंग ही है लार्ज स्टोन। तो इस मेगालिथिक जो साइट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। हाल्लूर एंड मस्की, यहाँ पे देखिए हाल्लूर एंड मस्की इन कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद तो दिख नहीं रहा है, मैंने इसको कवर कर दिया। ओके, आंध्र प्रदेश एंड आदिचन्नल्लूर इन तमिलनाडु। मैंने कहा था इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ऑकवर्ड है। एंड ब्लैक एंड रेड पॉटरी आयरन्स आर्टिफैक्ट सच एज होल्स एंड सिकल्स आर स्मॉल वेपन फाउंड इन बरियल पिट्स। तो ठीक है, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र मिलने लगे। इसके बाद आता है द हड़प्पन कल्चर के बारे में। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए हड़प्पन कल्चर के बारे में जो बताते, हड़प्पन कल्चर नाम इसलिए हुआ था कि पहले जो साइट मिला था ना, तो एट फर्स्ट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो मिला था, तो इसके नाम पे ही कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अदरवाइज इसको इंदुस वैली सिविलाइजेशन कहा गया था एट फर्स्ट। लेकिन जब देखा गया है कि इंदुस के बहुत दूर दूर भी इसका जो साइट्स है वो मिलने लगा, तो इंदुस वैली को उठा के ऐसे बोला जाता था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंदुस सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस बारे में लिखा है, अगर आपको इसको रीड करेंगे, मैं इसका PDF डाल दूँगी, आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैं एक क्रिएट करके आपको लिंक दे दूँगी, आप उसमें जुड़ जाना, मैं PDF वगैरह उसमें शेयर कर दिया करूँगी। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में जानते हैं कि हमें कहाँ मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट। आपको इसका इम्पोर्टेंट साइट कोट दीजिए इन सिंध, कालीबंगन इन राजस्थान, रूपर इन पंजाब। सबसे ज़्यादा जो बोलूँगी इसके लिए, अब देखना अभी के जो पाकिस्तान है वो उसी के अंदर हमारा जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें उसके अंदर बहुत सारा पोर्शन चला गया है। देखिए ये जो हड़प्पन कल्चर, झेलम, हड़प्पा, रावी नदी के पास में ये रूपर, इधर कालीबंगन है, आपको मोहनजोदड़ो है, चान्होदारो है, लोथल है, ये सब हमारा हड़प्पन साइट्स है। ठीक है, यह कभी कभी ना मैच करने के लिए भी दिया हुआ रहता है। अब ये लोग बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसके अलावा बानावली, हरियाणा, लोथल, सुरकोटडा एंड धोलावीरा, ऑल थ्री, दिस थ्री आर इन गुजरात।
तो सबसे बड़ा जो है साइज़ में साइट मिला था वो है मोहेंजोदाड़ो, जिसका ये था एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स, इतना बड़ा था। अब बोल रहे इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन क्या था। इसमें ना डिवीजन करके दिया हुआ है, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। इतना ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये साउथ इंडियन मतलब आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, तो एम्फेसाइज किया गया है साउथ इंडिया के ऊपर। हमें उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इसको मतलब इतना ध्यान से ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, जस्ट अब एक बार इसको गो थ्रू करेंगे। इसमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, और नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूँगी। और इसको ना इतना ज़्यादा वास्टली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डेट वगैरह, ये डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ये पढ़ेंगे भी नहीं तो भी चलेगा। फिर आते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। ये जो टाउन प्लानिंग वगैरह, इसमें से कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही बोला गया है कि वो लोग टाउन प्लानिंग कैसे करते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ज़्यादा डेवलप्ड सोसाइटी उस टाइम में था, डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। हम सोचते हैं हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को इम्पैक्ट करता है, हम उसको फॉलो करते हैं हमारा कल्चर छोड़ के, लेकिन अब देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जीसस क्राइस्ट के भी पहले की सिविलाइजेशन है और इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। उसके बाद आता है इन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, इसके बारे में बोला गया है। तो ये बुक मतलब यहाँ से ये हड़प्पन्स के लिए जहाँ तक मैंने कहा वहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे उतना ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है इसका आर्ट एंड कल्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो है 11th NCERT, जो NCERT के बुक है फाइन आर्ट्स करके, उसका जो सेकेंड चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन करके, वो आप एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। वहाँ पे सब कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्या क्या दिया हुआ है वो मैं वहाँ से कंप्लीट करी थी। तो जब मैं उस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी तब मैं नोट्स भी दिखा दूंगी और बता दूंगी कि हाँ यहाँ से पढ़ना। मतलब ये जो हड़प्पन कल्चर ना, हड़प्पन कल्चर के लिए ये देखिए वही सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से लिखा गया है। अगर वो पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के लिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सोशल लाइफ वगैरह जो है यहाँ से आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद फाइन आर्ट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ लेना, आपको सब कुछ हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है देखिए, ये वहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया और बहुत अच्छे से, आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रीड आउट कर लेना, बेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं स्क्रिप्ट वगैरह, उसके बाद रिलीजियन। हाँ, रिलीजियन के बारे में उस बुक में नहीं है क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर की बुक है ना, आपको पढ़ना है यहाँ पे सोशल लाइफ के बारे में भी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ये लोग रिलीजियन फॉलो करते थे। कैसे आपको पता चला, सोचिए वो जो एक पशुपति सील था ना, देखिए पशुपति सील था जिसमें 4 हेडेड एक होते हैं जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए होते हैं, वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं उनके 3 फेसेस है एंड 2 हॉर्न्स है एंड 4 एनिमल्स उसको ऐसे चारों ओर से रहते हैं, सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, दैट इज एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बाफेलो एंड ईच फेसिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। 2 डियर्स अपीयर इन हिज फीट, उनके पैरों के पास ये मिलता है। और एक जो लेडी गॉड माना गया था, मदर गॉडेस रिप्रेजेंटेड इन टेराकोटा फिगर, उनको टेराकोटा फिगर में दिखाया जाता है। इस टेराकोटा फिगर के बारे में अच्छे से मतलब बारीकी से लिखा गया है वो फाइन आर्ट्स में, अब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और इन लोगों को ना ये बरियल मेथड्स को फॉलो करते थे, और वो बरियल मेथड्स में कहीं पे भी समटाइम्स मिलता है एक पेयर ऑफ स्केलेटन, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्लियरली कि, और कोई एविडेंस नहीं मिला है। जैसे आप बोल सकते हैं कि हाँ ये इनमें सती प्रथा थे, लेकिन फिर भी ये मिलता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हो सकता है उस टाइम में था। इसके अलावा
जिस साइट में बरियल मिले हैं ये भी आपको पूछ सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथरलैंड, टोपर, इन जगहों में मिलता है ये बरियल। उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन, दैट इज़ डिक्लाइन। कैसे इसका डिक्लाइन हुआ था, मैं आपको इसको समराइज करके बताऊँ तो डिक्लाइन ऐसे हुआ था। कोई कहते हैं कि शायद कोई अर्थक्वेक वगैरह आया होगा, कोई कहते हैं नहीं कुछ फ्लड वगैरह हुआ होगा, और सबसे ज़्यादा कोई जो माना जाता है उसमें सब कहते हैं कि शायद आर्यंस हमारे देश में आए थे और इन लोगों को वो अटैक किए थे, और आर्यंस की जो अस्त्र शस्त्र था वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व था, डेवलप था, तो जिसके लिए ये उनको नहीं रोक पाए और एट लास्ट ये सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो जाता है। तो ये माना जाता है, किसी को नहीं पता कि सच क्या है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट इन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इसका मेंशन मिलता है। द आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन्स एज वेल एज स्विफ्ट हॉर्सेस which might be enabled to become master of this region। जो भी हो, यहाँ पे ये सब लोग सोचते हैं, ऐतिहासिक ये सोचते हैं, तो इसी के चलते ये सोसाइटी, ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। तो आ जाते हैं अब एंड ऑफ द चैप्टर, एंड हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में एक समराइजेशन देख लेते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी टू एक्सप्लेन the findings of Paleolithic, Mesolithic and Metal Age and the socio-economic life of the people during this period. Then the origin and evolution of Harappan culture and important sites of excavation. Then the salient features of Harappan civilization such as town planning, social life, economic condition of the Harappans. Then the date of Harappan culture as well as the religious belief and the art of Harappans. Different views on the decline of Harappan culture, Harappan civilization। जो भी हो, आज के लिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपको आ जाता है ये क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। एक बार पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक लाइफ वगैरह जो रीड करना था एक बार रीड कर लीजिएगा, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको कहा था कि मैंने खुद का नोट भी आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगी। देखिए मैंने जो बनाई, ये फर्स्ट चैप्टर है, मतलब चैप्टर का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज है, दिस इज द सेकेंड पेज। मेसोलिथिक मैंने जितना लिखा है इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार पूरा का पूरा रीड कर लेना बस। ये सेकेंड पेज है, दिस इज द पेज नंबर 3, ओके। आफ्टर दैट आता है पेज नंबर 4, सॉरी, दिस इज पेज नंबर 4। यहाँ पे ना ये जो चीज़ें मैंने लिखा है लार्जेस्ट सिटी, ये इसके बारे में है, और ये दोनों के बारे में है, और ये भी दोनों के बारे में है। एक बार देख लेना, ये है पेज नंबर 5, ठीक है। रिलीजियन के बारे में बीच में ना मैंने सोशल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा अलग से नोट बना हुआ है वो जो फाइन आर्ट्स से लेकर जो फाइन आर्ट के सेकेंड चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बनाया था नोट्स, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अगर आप उस बुक को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इस बुक से अच्छे से नोट्स बना लेना। और ये लास्ट में इतना सा है और कुछ नहीं, यहाँ पे इसका एंड है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है हमारा। अब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन सबसे पहले हेल्थ की ध्यान रखना, क्योंकि बीमार पड़ जाते हो तो पढ़ाई नहीं होती है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा, टेंशन में पढ़ाई भी नहीं होती, ऊपर से बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य, खुद के ध्यान रखिए, उसके बाद पढ़ाई का ध्यान रखिए, ओके। कोशिश करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।